बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture number 30, which is about electromagnetic waves. To going about the detail of electromagnetic waves, I will discuss Maxwell equation in a little bit, and after that we will go for a detailed explanation of electromagnetic waves, and I will include a value for you so you can learn a lot of things about electromagnetic waves in that value. So let's explain. यहाँ पर हमारे साथ एक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आप खुद देख लीजिए क्योंकि ये हमने डिटेल में पहले कर चुके हैं। 2 नंबर है हमारे साथ कि बट मैक्सवेल रियलाइजेज दैट द above four laws were not consistent with the conservation of charge. चार्ज कंजर्वेशन के लिहाज से ये लॉज जो है ना कंसिस्टेंट नहीं थी। किस तरह कंसिस्टेंट नहीं थी, तो हम आगे फिगर जो है ना डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं। विच इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ही अर्ज्ड दैट इफ यू टेक द स्पेस बिटवीन टू कैपेसिटर, कि अगर आप कैपेसिटर के बीच में दोनों प्लेट के दरमियान स्पेस रख के एंड टेक डिफरेंट सरफेसेस, और उसमें आप डिफरेंट सरफेसेस 1 2 3 4 के लिहाज से रखें, देन ए फ्लाइंग एम्पियर लॉ गिव्स एन इनकंसिस्टेंसी, तो फिर हमारे साथ कंसिस्टेंट नहीं होगी। किस तरह कंसिस्टेंस नहीं होगी, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्ज करें हमारे साथ यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो तो हमारे साथ चार्ज की फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज इसका करंट तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस है प्लस जमा हो जाएगी, इस तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो इसमें इस स्पेस में भी कुछ करंट जो है ना वो बह जाएगी। तो इसी तरह एक करंट ये हो गया, और इस तरह एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट उसे हम कहते हैं वो, तो ये दोनों करंट जमा होकर यहाँ पर हमारे साथ वो करंट हासिल होगी। मतलब कि यहाँ पर हमारे साथ जो करंट बह जाएगी तो वो इस आई के बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो करंट आई है, लेकिन यहाँ पर इन सरफेसेस की वजह से यहाँ पर जो करंट है, जो चार्ज है, उस पर जो डिफरेंट या जो इक्वेशन है वो अप्लाई होगी, तो उसकी वैल्यू हमारे साथ मुख्तलिफ हो जाएगी। इसी तरह ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगी, इस स्पेस की वजह से और इस सरफेसेस की वजह से। तो मतलब हमारे साथ यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज है, जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, वो हमारे साथ आई प्लस यहाँ पर जो करंट है आई डिस्प्लेसमेंट करंट, उन दोनों की बराबर होगी। तो हमारे साथ न्यू इक्वेशन बन जाएगी, वो इसी तरह होगी। इससे पहले हमने देखा था कि बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्टेन एरिया हमारे साथ म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होती है, लेकिन जब यहाँ पर स्पेस हो तो फिर हमारे साथ आई प्लस स्पेस का जो करंट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे साथ न्यू इक्वेशन ये आ जाएगा, और आईडी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो यहाँ पर वाक़ होगी। वेयर द डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इसलिए इसे हम एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ई लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की जो चेंज आ रही है वो, और हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट यह स्पेस की परमिटिविटी, तो इसके मुताबिक हमारे साथ आईडी बनेगी। लेट्स लुक एट द रीजनिंग दैट लेड टू मैक्सवेल डिस्कवरी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। किस तरह डिस्कवर हुई है? द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट इज आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड आई, जो यहाँ पर बहती है। बट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज क्यू, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो हमारे साथ, यहाँ पर जो चार्ज बहती है वो तो यहाँ पर जमा होती जाएगी। तो इसी सर्किट में मतलब कैपेसिटर की सूरत में हमारे साथ चार्ज बराबर होगी एप्सिलॉन नॉट ई ए की, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ए, और ये हमारे साथ ला है
और वो ये था कि हमारे साथ जो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन एरिया इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे साथ इक्वेशन है। तो अगर हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट ई और इस एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ क्यू की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्यू वैल्यू हम ले सकता है कि क्यू बराबर होगी एप्सिलॉन नॉट ई ए की, एप्सिलॉन नॉट ई ए की। आई हम जानते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ क्यू, सो क्यू की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू लगी। अब एप्सिलॉन नॉट हमारे साथ यहाँ पर जो स्पेस है तो वो हमारे साथ उसका जो परमिटिविटी है वो हमारे साथ कांस्टेंट है, तो ये बन गया और ये डी बाई डी टी इस पर अप्लाई हो जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी ख़ास एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो हमारे साथ एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बनता है, जो हमारे साथ आइडिया और डिस्प्लेसमेंट करंट जो यहाँ पर है। तो इससे साबित हुआ कि हमारे साथ जब करंट में चेंज आ रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रही है तो उससे भी करंट पैदा हो सकती है। इन अदर वर्ड, changing electric field in the gap acts as source of the magnetic field in just the same way as the current in the outside world। जिस तरह बाहर तारों में करंट काम कर रहा है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में या गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर रहा है। करंट जब किसी तार में बहता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसी तरह जो इलेक्ट्रिक गैप है, जो कैपेसिटर कि प्लेट्स में जो गैप है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो भी हमारे साथ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। जिस तरह करंट तार में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो गैप में होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। दिस इज़ रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड में हैव टू सेपरेट रीजन फॉर रेजिस्टेंस, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को दो वजूहात की वजह से पैदा किया जा सकता है। फ्लोइंग चार्जेस, किसी तार में जब चार्ज फ्लो हो रही है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रही है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में चेंज हो रही है, कैपेसिटर की प्लेट्स में जो गैप्स है उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन है न्यू मैक्सवेल के वो इक्वेशन बनते हैं वो ये है, और ये वाले म्यू नॉट आई प्लस और ये हमारे साथ आई डी या डिस्प्लेसमेंट करंट है। बाकी आप तो देख ले। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करने से पहले हम जरा थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास बुनियादी तौर पर वेव्स दो ही तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं मैकेनिकल वेव्स और एक हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स, ठीक है। अगर मैं इस कमरे से मुकम्मल तौर पर हवा निकाल दूं, ठीक है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दूं और यहां पर बोलूं तो इवन अगर आप मेरे साथ भी बैठे होंगे तो आप मेरी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो वेव्स कैसे होंगी। इसी तरह से वेव्स ऑन वाटर सरफेस, पानी की सतह के ऊपर जो वेव्स होती हैं, पानी वहां पर मीडियम है। तो बच्चों, ये है मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है। और दूसरी टाइप है हमारे पास, जो बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, उनमें दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम। बच्चों, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये वेव्स विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट कर सकती हैं और
ट्रैवल कर सकती हैं। अगर मीडियम होगा तो भी कर सकती हैं, बगैर मीडियम के भी कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ऐसी टाइप है जिससे हम सारे लोग वाकिफ हैं, और वो टाइप है जी लाइट। आपको पता है कि सन से जब लाइट आती है अर्थ पे, ठीक है, तो रास्ते में जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले लाइट जो है वो एम्प्टी स्पेस होके आती है, जहां कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां भी ये ट्रैवल करती है। जैसा कि अब अभी मैंने जिक्र किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस तरह वेव्स की दो टाइप्स है ना, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, और उनमें एक टाइप वो है जिसका हम सबको पता है, जिसको हम लाइट बोलते हैं। बच्चों, अगर लाइट के हवाले से बात की जाए तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट की जो नेचर है वो कार्पस्कुलर नेचर थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद हाइजेंस के मुताबिक लाइट जो है वो एक वेव है। तो 1864 से पहले पहले हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि क्या लाइट एक वेव है या लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। अभी तक ये डिसीजन हमारा फाइनल नहीं था। मैक्सवेल एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के ऊपर काम कर रहे थे। इवन मैक्सवेल से पहले भी हमें ये बात पता लग चुकी थी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग, या आप इसको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि अगर किसी रीजन में हमारे पास एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चेंज हो रहा है टाइम में या स्पेस में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये बात मैक्सवेल से पहले भी हमें पता थी। और बिल्कुल इसके उलट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां पर तो है ना चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो ऐसा भी मुमकिन है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले। ये बातें हमें मैक्सवेल से पहले भी पता थी। मैक्सवेल ने क्या किया, ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस थे ना, उस सारे इंटरेक्शंस को उसने अपनी 4 फेमस इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, जो जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं वो सारे इन मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर मौजूद हैं। अब अगर मैक्सवेल थर्ड फोर्थ इक्वेशन को, या आप यूं कह लें मैक्सवेल इक्वेशंस को अगर देखा जाए, तो वही बात है, ठीक है जी, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सवेल इसको स्टडी कर रहा था, ठीक है, हम भी इसको स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए बच्चों यहां पर मैं एक प्लेन बना लेता हूं। ये मेरे पास एक प्लेन है जी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। अब यहां पर पहले हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेते हैं जी अलोंग वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड को हम ले लेते हैं अलोंग जी एक्सिस। तो यहां पर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है जी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसकी लेंथ को हम चेंज करते जाएंगे। ये देखें, तो ये देखें इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो ये इसकी लेंथ चेंज होने से मुराद है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने परपेंडिकुलर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके परपेंडिकुलर देखें, ये वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर जी एक्सिस होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को ग्रीन इंक से यहां बना लेता हूं जी। तो ये देखें जी, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जी एक्सिस में लिया है। अगर ये पॉजिटिव जी एक्सिस है तो ये वाला रीजन नेगेटिव जी एक्सिस होगा। यहां पर पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं हम? ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं जी। अच्छा जी, तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि हमने वाई एक्सिस में लिया है, इसलिए यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में ही बनाएंगे। तो ये देखें जी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को प्रोपेल करते हुए स्पेस में मूव करती रहती हैं। सेल्फ प्रोपल्शन, खुद ही एक दूसरे को प्रोपेल करते हुए स्पेस में मूव करती रहती हैं। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं और वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। इसका मतलब है कि वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसे कहते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। बच्चों, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ये जो वेव है ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। ये वेव अपने दोनों कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर है, इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल है। बच्चों, अब यहां पर जो बहुत हैरान कर देने वाली बात थी जिसने मैक्सवेल को हैरान किया, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि लाइट एक वेव है या लाइट जो है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो मैक्सवेल ने जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट की तो वो स्पीड इंसिडेंटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही थी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रही थी। तो मैक्सवेल ने कहा कि चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही है, इसलिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और बाद में फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये प्रूव हो गया कि वाकई ही लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बाद की बात है कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है और फोटॉन पार्टिकल नेचर रखते हैं, लेकिन ओरिजिनली लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये प्रूव हो गया यहां से कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये चूंकि वेव्स हैं इसलिए इनकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अब हम इनकी टाइप्स को देखते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के एतबार से। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, हम इनको प्लॉट कर लेते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम सबसे पहले वो वाली वेव लिखेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो है जी हमारे पास रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ज्यादा है। इससे कम वेवलेंथ वाली हमारे पास है माइक्रोवेव। ठीक है जी, माइक्रोवेव से कम वेवलेंथ वाली हमारे पास है जी इंफ्रारेड, इसको हम IR भी बोलते हैं। और इससे कम वेवलेंथ वाली हमारे पास है जी विजिबल। ठीक है, विजिबल ये इस स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नजर भी आती है, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं। ठीक है जी, विजिबल के बाद हमारे पास है जी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास है जी एक्स रेस के बाद हमारे पास है जी गैमा रेस। अगर वेवलेंथ के एतबार से देखा जाए तो नीचे की तरफ जाते हुए हमारी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है जो जो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी के एतबार से बनाएंगे तो फिर हम ऐसे देखेंगे, तो जो हम नीचे आ रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जो गैमा रेज हैं इनकी वेवलेंथ तो सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन अगर देखा जाए तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है बच्चों, जो गैमा रेज हैं इनकी वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इनके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो गैमा रेज की एनर्जी बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है, हालांकि इन सारी वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन सबकी स्पीड सेम है। तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एम्प्टी स्पेस। मीडियम के अंदर इनकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो
पेपर में यहां से क्या पूछा जाएगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं। तो हमने देखा स्टार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के भी। तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is a transverse wave। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा उस वीडियो से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। मैं यहाँ पर ये पॉइंट और ये क्लियर करना चाहता हूँ। ये ई एक्स है हमारे साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का ये वाली एक्सिस मतलब ये हमारे उम्मीद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर चुका होगा उस वीडियो से। अब मैं यहाँ पर ये ई एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वाई डायरेक्शन में है और इसी तरह जेड डायरेक्शन में उसके रिलेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे साथ ई नॉट है। इसी तरह ये तो इस साइड में है मतलब साइन, तो साइन और इसी तरह साइन थीटा ये हमारे साथ वो थीटा है। ये थीटा किसके बराबर है, ये हमारे साथ है के जेड, मतलब यहाँ पर जो जेड डायरेक्शन में हमारे साथ ये 1z 2z 3z 4z इसी तरह मतलब के जेड। और इसी तरह यहाँ पर जो सर्कुलर एंगल है मतलब एंगुलर है, तो ये सर्कुलर एंगल में और इस जेड डायरेक्शन में यहाँ पर जो डिफरेंस है जो थीटा बनता है तो हमारे साथ इसके बराबर होगी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये बराबर होगी हमारे साथ तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी तरह साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इन दोनों के डिफरेंस यहाँ पर जो एंगल बनता है। बाकी आप खुद देख लें। सिक्स नंबर में है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डन बाय फोर्सिंग करंट टू वेरी रैपिडली। ये किस तरह पैदा होते हैं, एनर्जी आ रही है यहाँ पर आर सी एक सर्किट है, यहाँ पर हमारे साथ करंट इंड्यूस होगी इंडक्टर के थ्रू और यहाँ पर वो प्लग्स इधर आएगी तो यहाँ भी हमारे साथ इंड्यूस करंट पैदा होगी इस कॉइल में। तो ये जब इसी तरह जा रहा है और कंटिन्यूसली तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कम्बिनेशन आएगा। तो इसी तरह हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाएगी इस एंटीना में। इसी तरह एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि वो करंट जो है हमारे साथ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी साइन स्क्वायर थीटा की, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है यहाँ पर जो इसी तरह का जो एंगल यहाँ पर बनता है ये एंगल जितना ज़्यादा होगा तो इतना मतलब हमारे साथ फ्लक्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो करंट उस एंगल के मुताबिक ज़्यादा होगी और रेडियस के बर इन्वर्सली होगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब अगर आर इतना है और आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी, मतलब अगर आर यहाँ पर है इतना फासला है तो करंट कम होगी यहाँ की निस्बत।
इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव होने के लिए हमारे साथ एंटीना की ज़रूरत होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, ये हमारे साथ एंटीना है, वो इसको रिसीव कर रहा है, तो यहाँ से हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इस इंडक्टर में, और वो इंडक्टर यहाँ पर, उसके मुताबिक, उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाएगी और रेडियो उसे रिसीव करके उसके मुताबिक वो चैनल लगा देगी। एट नंबर में है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वेव इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। परपेंडिकुलर होता है मोशन का। इफ़ दिस इज़ अ फिक्स्ड डायरेक्शन, अब अगर ये फिक्स्ड डायरेक्शन में हो, देन वी से दैट वेव इज़ पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मीन इन फिक्स्ड डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग। इस तरह कैंडल, सन, एनी लाइट वगैरह की जो लाइट है वो पोलराइज नहीं होती, अनपोलराइज्ड होती है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमारे साथ ये E-X है, हमने पहले डिफाइन कर दिया, और ये हमारे साथ BY, और चूँकि यहाँ पर B0, तो B0 हमारे साथ E0/C के बराबर होती है, क्योंकि C बराबर होती है हमारे साथ B0 और E0 का रेशो है, इस वजह से B0 हमारे साथ E0/C के बराबर होगी। और यहाँ पर हमारे साथ ये X डायरेक्शन में, ये Y डायरेक्शन होगी, और ये हमारे साथ किसी एंगल पर हो, मतलब यहाँ पर हमारे साथ एक ख़ास एंगल जब बनता है तो हमारे साथ फिर E cos थीटा और इसी तरह साइन थीटा का भी होगा, और इस तरह ये हमारे साथ EY की वैल्यू होगी साइन में, और काज और साइन ये हमारे साथ X का है। मतलब किसी एंगल पर, किसी ख़ास एंगल पर हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का X डायरेक्शन वो इसके बराबर होगी, और उसका Y डायरेक्शन हमारे साथ इसके बराबर होगी, और Z हमारे साथ 0 होगी। इसी तरह हमारे साथ एक अनपोलराइज्ड सोर्स से एक लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, हम उसको किस तरह पोलराइज बना सकते हैं। तो इस एंगल पर हम इसे एक ऐसा स्लॉट लगा रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी, और जो यहाँ पर पैरेलल हो, जो स्ट्रेट हो, वो यहाँ से निकलेगा, जिससे पोलराइज बनेगा।